मैं पहले तो उत्तराखंड एकता मंच के जो सदस्य हैं अनूप जी और रोहतान जी और उनके साथी जिन्होंने इस अभियान को शुरू किया हुआ है और 15 उत्तरायणी के मौके पे बागेश्वर में उनसे मुलाकात हुई। जब मुझे जानकारी मिली हमारे राजेंद्र भाई रतुड़ी जी ने कहा और हमारे नोटियाल जी वहाँ पे थे, तो मैं गया नारायणनगर से बागेश्वर और मैं जानना चाहता था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इसलिए ज़्यादा मेरी जिज्ञासा थी कि मैं उस मूवमेंट से जुड़ा था जो मूवमेंट मिलने के बाद जो उत्तराखंड बना, और उस वक्त सभी लोगों का ये था कि भी कूदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। आज तो स्थिति ये है उस पहाड़ की, क्योंकि मैं दिल्ली में ही पढ़ा हूँ, यहाँ के भगत सिंह कॉलेज से मैंने अध्ययन किया है और 1986 में मैं यहाँ से पलायन होके नारायणनगर चला गया, यही सोच लेके कि जो कुछ मैंने यहाँ पे सीखा है, पढ़ा है, नौकरी करी है, अपना शोध भी किया, फिर मैंने पीएचडी करी, फिर अपना एलएलबी किया और उसके बाद मैं निकला और ये सोच के कि वहाँ पे हमको जाके कुछ करना चाहिए। अब आप लगाओ कि पिछले 1986 से लेके आज तक जो मैं करता रहा, वहाँ के कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, लेकिन आज जो स्थिति वहाँ पे है ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार मैं नोटियाल जो कहता हूँ तुमने तो मुझे कहा कि तुम चले जाओ वहाँ और अपने आप तो यहाँ बैठे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो वहाँ स्थिति यह है कि मूवमेंट जब था, आज वहाँ बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने उत्तराखंड मूवमेंट की लड़ाई लड़ी थी। ये मैं देख रहा था और उस वक्त जो ये लोग बात कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड मिला है वो आप ही जैसे लोगों के विद्युजीवी के कारण मिला है, और वो एक नॉन वायलेंस तरीके से हमारा उत्तराखंड मूवमेंट लड़ा गया था। वायलेंस तो बाद में आया, वायलेंस तो पॉलिटिकल पार्टी ने लाने की कोशिश करी कि ताकि ये मूवमेंट टूट जाए, लेकिन हुआ नहीं। और आखिरकार आप लोगों का जो सोच थी, आप जो बुद्धिजीवियों का जो सोच थी, उसके कारण वो उत्तराखंड मिला। लेकिन एक गलती जरूर हुई है कि उस वक्त उत्तराखंड तो आपने दिलाया भी, और मुझको लगता है कि जिन्होंने उत्तराखंड दिलाया है, जिन्होंने उस पर संघर्ष किया, वो कोई भी उसके भागी नहीं रहे, आज भी नहीं। बहुत कम लोग हैं जो उस तरह से उसको दिशा और दिशा की बात करते हैं। वहां की स्थिति बहुत खराब है। मैं तो 1986 से वहां रह रहा हूं और कई तरीके से लड़ रहने की कोशिश करता, लेकिन अभी मुझे एक चिंगारी थोड़ा सा दिखी इस मूवमेंट से, क्योंकि मैंने कई तरीके से बातचीत करा, पॉलिटिकली, नॉन पॉलिटिकली, सोशली, और वहाँ जो राजनीतिक दल है और जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो उनका अपना निजी स्वार्थ है, और उत्तराखंड आजकल बाहरी लोगों का चरागाह बन गया है। और डॉक्टर भट्ट जी ने जो बात कही वो सत्य है कि जितने भी गांव, भाई देखो, जो बर्तन खाली होगा तो उसमें दूर से पानी आके फिर भर, गड्ढा होता है तो गड्ढे में फिर पानी भर जाता है, गड्ढा खाली कभी नहीं रहेगा। जो कहते हैं कि गांव खाली होंगे, गांव खाली तो हुए हैं, आपसे खाली हुए हैं, लेकिन वहां पे भर रहे हैं धीरे धीरे, और जो भराव हो रही है कल के दिन आपको लगेगा कि आप उस जगह के थे ही नहीं। तो जो मूवमेंट लड़ा जा रहा है, किसकी बात करेंगे? जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि वहां के जितने जाति हैं वो सब कहते हैं कि हम राजस्थान से आए, कोई कहता मैं महाराष्ट्र से आया। तो जब हम इस तरह से बिखर जाएंगे तो इस लड़ाई को लड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगा कि जो ये मुद्दा एकता मंच ने लड़ाया, मैंने उनसे आग्रह किया कि कृपया करके इसको नॉन पॉलिटिकल रखिएगा, क्योंकि इसको अगर हर कोई राजनीतिक दल चाहेगा कि हम इसका इस्तेमाल करके अपना चुनाव लड़ें और अपना काम पूरा करें और उसके बाद ये लोग सब बिखर जाएंगे, तो ये टूटन की बात भी होगी। तो निश्चित रूप से आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं, जो प्रवासी कहते हैं अपने आप को, आप प्रवासी नहीं है, आप अपने काम के लिए आए थे। लोग पलायन की बात करते हैं, और मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने भी यहाँ से पलायन करके बेकार किया, रिवर्स पलायन। आजकल पलायन आयोग बन गया उत्तराखंड में, तो ऐसे आयोग बनेंगे। हम भी जो बात उठा रहे हैं तो हो सकता है इस पे भी एक आयोग बन जाए और हमारी बात को दबा दिया जाए। तो ये जो हमारा पूरा बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे देश को बुद्धि दे रहा है, हमारे विदेशों को बुद्धि दे रहा है, तो वो उत्तराखंड के जो लोगों का, वहां लोग कौन रह रहे हैं? वहां जो आदमी का पलायन नहीं हुआ, मानसिक पलायन भी हुआ, बौद्धिक पलायन भी हुआ है।
तो वहां पे जो स्थायी रूप से जो अभी रह रहे हैं वो लोग हैं जिनके पास अपना रोजगार के सिलसिले में वो लगे रहते हैं। उनको ये जो चीजें आप बात कर रहे हैं उसको कोई लेना देना नहीं है। आपका 2 रुपया चावल, 2 रुपया गेहूं वहां पे मिलना बस ठीक है, क्योंकि वो मुफ्त की राशन है, इसलिए खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं। और खेती धीरे धीरे बंजर हो रही है। आज मिलेट की बात कर रहे हो, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो ये जो चीज है, ये मूवमेंट तो वहां से होगा नहीं। इस मूवमेंट के लिए हमारे जो प्रवासी लोग हैं, जो देश के कोने कोने में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, मूवमेंट जो उत्तराखंड का मूवमेंट था वो इसी तरह से लड़ा गया और शांतिपूर्वक हमको पूरे तरह से मिल गया। इसमें कई सारे लोग हैं जो अभी हैं नहीं, चले गए, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को भी उसी तरह से नॉन वायलेंस तरीके से, और ये तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमको नया नहीं चाहिए। हमारा जो अधिकार था, जो आपने छीन लिया था, उसको वापस दीजिए। तो ये पढ़े लिखों की लड़ाई है, समझदारों की लड़ाई है, बुद्धिजीवियों की लड़ाई है। तो मैं चाहूंगा कि जिनके पास समय, वो अपना समय निकालें। इतना बड़ा प्रगाढ़ अध्ययन इन लोगों ने किया है, इनके पास पूरा नॉलेज है। और सबसे बड़ी बात है कि एकता मंच के जो हमारे रिसर्चर हैं, उन लोगों ने उन लोगों की तलाश करी जिनको पास ये सारी सूचनाएं थी, और वो पूरे एविडेंसेस के साथ उसको देने की बात कर रहे हैं। हमारा अभी देखिए आप क्या स्थिति है। चमोली, मैं चमोली से हूं, नारायणनगर से। तो चमोली में पहले 3-4 थे। पहला इलेक्शन में 4 कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहां। दूसरा जब इलेक्शन हुआ तो घट के 3 हो गई, और अभी जो 27 का इलेक्शन होगा, अगर परिसीमन हो गया तो हो सकता है फिर 2 रह जाएंगे। इसका कारण क्या है? अगर ऐसी अब देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट के अगर पर्वतीय क्षेत्र, हमारा उत्तराखंड में जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, उसका परिसीमन किस बेसिस पे किया गया? पॉपुलेशन के आधार पे। पॉपुलेशन को आधार माना गया और उस तरह से उसका परिसीमन किया गया। पर्वतीय क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो जनरल लखेड़ा जी उस वक्त थे, जो गवर्नर रहे हैं, उन्होंने मुझसे एक बार कहा थे, यार तुम लोग इनको समझाते क्यों नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टियों को? इनको कहो कि भाई उनको बताओ कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है, तो आप यहाँ पे क्यों बात करते हो कि भाई हमारा उस तरह से होना चाहिए पॉपुलेशन के आधार पे? तो अब इस तरह से अगर पॉपुलेशन के आधार पे होगा, हो सकता है कि हमारा धीरे धीरे जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र का अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो जो आपने छोटे राज्य की बात करी थी, जो आप बहुत सारे, और ऐसा नहीं कि पैसा नहीं जा रहा है, जा रहा है, लेकिन हमने कहा कि भाई इतना पैसा जा रहा है और इतना कर्ज है वर्ल्ड बैंक का, चाहे वो जल, जंगल, जमीन की बात हो, उस पर पूरा अधिकार हो गया है। जो आप कह रहे हैं, जैसे वांगशु ने भी कहा कि हम उत्तराखंड लद्दाख को नहीं बनाना चाहते हैं, ये बात उन्होंने अपने बात में कही थी एक भाषण में, क्योंकि उनको पता था कि उत्तराखंड का जो पर्वत है वो धीरे धीरे बिकता जा रहा है। और क्योंकि आप बात नहीं कर सकते, आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि 20 साल का अगर आप वहां हैं तो आप वहां के मूल निवासी हैं, आप कैसे बात करोगे? आप गैर संवैधानिक बात करते हैं कि अगर किसी को कहेंगे आप यहाँ नहीं रह सकते, गैर पहाड़ियों। तो अगर हमको वो चीज बचानी है, तो मुझे जो लगा, मैंने जब इन लोगों से बातचीत किया और आज तक मैं जो बात करता रहा, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा एक मतलब एक बौद्धिक आंदोलन है। ये उग्र आंदोलन नहीं, बौद्धिक आंदोलन है, जिसमें कि जो हमारे जो मंच पे बैठे हुए हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं बुद्धिजीवी वर्ग, जिनका अपना अपना अध्ययन है, यूट्यूब पे अपना भेजते रहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ये जो ग्रुप है, इसके माध्यम से अगर ये लड़ाई लड़ी जा रही है तो हमको इनका साथ देना चाहिए, और इसमें ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो योगदान आंदोलन में रहा है उत्तराखंड के, वो यहाँ के संस्थाओं का रहा है, सामाजिक संगठनों का। उन्होंने बहुत जगह लोगों को अवेयर किया है, क्योंकि हर गांव का यहाँ पे संगठन है, हर क्षेत्र का, हर पट्टी का, हर जिले का संगठन है। तो ये लोग अगर वहां गांव के लोगों को बात करते हैं अपने छुट्टियों में, तो उसका बहुत असर पड़ता है। तो इसी के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट, इस बौद्धिक आंदोलन को बल दिया जाए, और निश्चित रूप से अगर ये 8 साल के अंदर होता है इस तरह से, निश्चित रूप से तो हमारा उत्तराखंड बचेगा। अन्यथा आपका पर्वतीय क्षेत्र आपकी किताबों में रहेगा, वैदिक उस दर्शन में रहेगा, और आप सोचेंगे जैसे इतिहासकार के रूप में कभी ऐसा हुआ करता था। तो ये ना होने दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इन जो ग्रुप है इनके लिए मैं एक बार अपना धन्यवाद करता हूं कि ये अपनी मुहिम जारी रखेंगे। और कैसे पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कहां से ये आर्थिक जुटाते होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सब लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।